अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। दो बहुत ही अजीज़ दोस्त आज हमारे साथ प्रोग्राम में और तीसरे हमारे नए नए दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी दे। जनाब वसीम बदामी आज बड़े अरसे के बाद उन्होंने हमें इज़्ज़त दी, हमारे प्रोग्राम में हैं। ARY पे प्रोग्राम करते हैं 11 बजे रात को। वसीम बदामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, दोबारा से शादीशुदा हैं। अदनान आदिल, इन्होंने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने पीर का पता दे दीजिएगा। जी दे पीर कौन है आपका? वो बख्शा है पीर जी ने अकीदत का ये सिला, लड़की भगा के ले गए अपने मुरीद की। तो ऐसे पीर नहीं है मेरे। सुभान अल्लाह। आपकी तो हंसी नहीं रुक रही है भाई, आप तो कुछ ज्यादा ही आपको। नहीं, आज असल में अदालत की वजह से, आज अदालत ने भी आपको छोड़ दिया। जी हाँ। जब से ये दूसरी शादी सबको रास आ रही है ना? हाँ। क्या चक्कर है? देखिए, ये आती भी है रास। एक ये तो इर्तिकाई अमल है। इर्तिकाई अमल नहीं, एक हदीस में। नहीं, मैंने तो घर जाना है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना। आप मेरे प्रोग्राम। नहीं, मैं वैसे बताता हूँ। ठीक है। हम मुफलिसी का जब इंसान शिकार होता है ना, आपको पता है हमें आज तनख्वाहें वनख्वाहें तो मिल नहीं है। आप भी आज गए थे, आपको भी तनख्वाह का मसला था जो पुरानी। एक और चैनल से था, वही उधर ही हमें भी नहीं मिलती तनख्वाह। तो उसमें ये था कि वो हदीस थी कि एक आदमी मुफलिसी का शिकार था। तो उसने आके रसूलुल्लाह से पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा तुम शादी कर लो। तो मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम शादी कर लो। तो मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम शादी कर लो। बाहर जब उसने शादी कर ली, उसके बाद जब वो आया तो उसकी मुफलिसी दूर हो गई। तो अब मैं नसीब किसी और का आ गया। लेकिन वाकई आपने इसके लिए माथे टेके थे, गोडे टेके थे, क्या टेका था कि अपना नसीब भी अच्छे। आप तो तूबा को जानते हैं, पहले से जानता हूँ। आपकी बेगम आपको ज्यादा बेहतर बहुत नेक और अच्छी साले खातून है वो, इसमें तो कोई शक नहीं। बट वाई आमिर लियाकत, मुझे ये नहीं समझ आ रही। असल में वो ये है कि आमिर लियाकत है तो तूबा आई ना, ये भी है, ये है ना। आमिर लियाकत हुसैन, तूबा अनवर, आपको बहुत मुबारक हो। और तूबा आपको भी लाइकवाइज। तूबा अनवर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, आज से नहीं, कई सालों से। बट एनीवे, वसीम बदामी, आप मुबारकबाद देना चाहेंगे डॉक्टर साहब को कि नहीं? मैं तो दू बदू इनके घर जाकर जो है वो हमारी एक बड़ी अच्छी नशिस्त हुई थी, तो उसमें मुबारकबाद दे चुका हूँ। आज ऑन एयर भी दे देता हूँ। बिल्कुल दोनों चीजों की अदालत से आज ये आपने नशिस्त में क्या कहा था, मुझे ये बताइए। दूसरी शादी की भी उसका बहुत सारा हिस्सा तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो बताया जा सकता है वो ये कि जाहिर है डॉक्टर साहब और मेरा बड़ा एक ज़बरदस्त ताल्लुक है, जहाँ हम बहुत टिका के इख्तिलाफ राय करते हैं। मेरा कई मामलात में इनसे इख्तिलाफ है, इनका मुझसे। हम हेल्दी डिबेट करते हैं, और जब नशिस्त खत्म हो रही होती है तब हम सारे इख्तिलाफात भूल जाते हैं, हाथ मिलाते और अपने घर जाते हैं। तो वैसे ही ज़रा कुछ हम उन उमूर पर बातचीत कर रहे थे, और आई थिंक ये एक हेल्दी सोसाइटी का साइन है। आपको मैं कब दूं मुबारकबाद? बहुत जल्द दीजिएगा बदामी को। दीजिएगा बहुत जल्दी। कितनी जल्दी बदामी? और आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा होने वाला है? इस हवाले से कोई इत्तला आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, या कोई पेशरफ्त होगी तो मैं आपको बता दूंगा, या डॉक्टर साहब बता देंगे सबको ये कहाँ रुकते हैं। पेशरफ्त हो रही है, लेकिन पेशरफ्त हो रही है, और उसमें मेरा बड़ा अहम किरदार है। आपका है अहम किरदार है, मैं इनका रिश्ता कराऊंगा इंशाल्लाह। वसीम बदामी, अल्लाह बनाए जोड़ी भाई। ये तो आलिम ऑनलाइन से मैरिज ऑनलाइन हो गई है, शादी ऑनलाइन हो गई आपकी। अच्छा जी, एक्सपेंड करा देते हैं। मैंने आप दोनों को बहुत वायरल होने वाला है सोशल मीडिया पे, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इसी पे करते रहते हैं यार। वो टॉपिक को छोड़ें, आप अपना पॉलिटिक्स को छोड़ें, दफा करें पॉलिटिक्स को। आप मुझे बताएं कि आगे बढ़े, ऑनलाइन जो आपकी शादी जो होने वाली है, कोई हिंट तो दे दे। रन छोड़ लाइन में है? नहीं, उसने रन छोड़ दिया है। रन छोड़ दिया। आप उनका रंग देख रहे हैं, बदामी का रंग उड़ रहा है। बदामी, आपका रंग क्यों उड़ रहा है? आप तो ब्लश कर रहे हैं यार। ये स्टूडियो में गर्मी बहुत है, पता नहीं क्या अजीब पसीने से आ रहे हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रही। स्टूडियो भाई आपका, आपको DSN नहीं, कुछ नहीं है, ARY का है, AC नहीं चल रहा, हमारा चल रहा है। जी। अच्छा हजरात, आप दोनों को और खास तौर अदनान आदिल साहब को आज मैंने एक बड़े अहम सब्जेक्ट के लिए मैंने दावत दी, और मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे जो आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है, पंजाब से मेरा ताल्लुक है, तो मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ कर रहा हूँ कि अच्छा हर एक शख्स में हर जगह पे कोई ना कोई बुराई ज़रूर होती है, कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, लेकिन उसमें कोई स्ट्रेंथ भी होती है। तो अगर हम एक लम्हे के लिए उसकी कमज़ोरी को छोड़ दें और उसकी स्ट्रेंथ पे कंसंट्रेट करें,
तो MQM वो जमात थी जिसने हकीकी तौर पे कराची को रिप्रेजेंट किया और हैदराबाद को, और बकायदा रूल किया वहां पे। यानी अगर कोई बादशाहत रही है बगैर ताज के तो वो अल्ताफ हुसैन की रही है कराची और हैदराबाद में। और लोगों ने दिल से, मैंने तो खुद देखा, मैं एक जमाने में उनको बड़ा सपोर्ट करता था, और ये तब की बात है जब तूबा भी सपोर्ट करती थी, हमने बड़ा सपोर्ट किया उनको। और यानी हालत यह थी कि लोग दिल से इज्जत करते थे। यानी ये कोई बनावट नहीं, कोई गन पॉइंट नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये मैं सारा ये प्रोपेगेंडा है बाय द वे कि हर एक को गन पॉइंट पे आपने करा लिया। गन पॉइंट से आप अपना जो लोगों को रुला नहीं सकते, गन पॉइंट से आप लोगों को दिल से नहीं करा सकते। सबसे पहले आप तो क्योंकि उसका हिस्सा थे, व्हाट वेंट रॉन्ग विद MQM के इतनी ऊंचाइयों से इतनी पस्तियों पे गिरना शुरू हो गया? मुबशिर भाई, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इख्तियार, इक़्तिदार और ताकत ये संभालना बहुत मुश्किल काम है। इसको संभालने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आपके पीछे अंधा यकीन और एतमाद हो जाए तो उस वक्त आपको अपने फॉलोअर्स को सच बताना चाहिए, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जिस ज़माने में आपका एक ताल्लुक़ था, मैं उस पार्टी में रहा हूँ, बहुत सारे लोग रहे, उसमें आपने देखा और आपने सही कहा कि कोई गन पॉइंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जहाँ वही मुबश्शिर लुक़मान, कि जिस मुबश्शिर लुक़मान की तारीफ़ें होती थी उसका प्रोग्राम बंद कराया जा रहा है। उसका प्रोग्राम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुबश्शिर लुक़मान ने सच बात की है। इतना ही तो कहा है कि आप ये ज़ोर ज़बरदस्ती केबल्स वालों को ना कहें, ये सच कहा था। तो भाई आप वो याद रखते ना, जब आप मुखातिब करते थे बाकायदा नाम लेकर, मुबश्शिर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और मुबश्शिर साहब ने उनका इंटरव्यू तक लंदन में जाकर किया और उनको अच्छा प्रोजेक्ट किया। लेकिन जब आप अपने ही लोगों के साथ और ये समझने लगे कि ये तो बस मेरा इनका मामला ऐसा है कि जो मैं जो चाहूँ कर दूँ, ये कुछ नहीं बोलेंगे, वहाँ से ख़राबी पैदा शुरू होती है। जब आप बुराइयों पर नज़र नहीं रखते, बुराइयाँ फैलती चली जाती हैं, और फिर कहीं ऐसा मौका आता है कि आप अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और फिर ऐसी बात कह डालते हैं कि जो ना पाकिस्तानियों को कबूल होगी, ना आपको कबूल होगी, ना मुझको कबूल होगी। हमने इसलिए तो ये वतन नहीं बनाया था हमारे अजदाद ने कि हम मुर्दाबाद के नारे लगाएं। वसीम, आपके ख्याल में क्या रीज़न है कि इतनी बुलंदी और इतनी पस्ती? मुबशिर भाई, मैं इसको दो एंगल से देखता हूँ। एक पाकिस्तान के मखसूस हालात में, एक तो मेरा ख्याल अल्ताफ हुसैन साहब ज़रा तजावुज़ करते करते नो गो एरिया में चले गए थे। वो पहले गालियाँ मीडिया को देते थे, फिर एंकर पर्सनस को उन्होंने देना शुरू की, फिर टीवी चैनल्स बंद कराते रहते थे, सियासतदानों को तो अपनी मुखालिफ जमातों को। फिर वो ज़रा थोड़ा उधर चले गए, तो फिर वो एक वजह उसकी नौबत क्यों आई इस बातों की? मेरा अपना ख्याल ये, और जाहिर है उसमें उसकी भी एक वजह ये थी कि वहाँ जब MQM ने और अल्ताफ हुसैन साहब ने ख़ास तौर पे जब मिलिटेंसी की भी एक ख़ास लिमिट क्रॉस होने लगी, और उसके बाद फिर उनके ख़िलाफ़, उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ सही या थोड़ा सा क्या कहूँ मैं, गैर कानूनी कहूँ या जो भी कहूँ, जब उनके बंदे उठना शुरू हुए। पाकिस्तान के मारूदी हालात में ये भी बड़ा एक मसला है अब कि अगर नहीं उठते तो फिर अदालत से छूट जाते हैं, उठाए जाएँ तो गैर कानूनी काम होता है, पुलिस पे डिबेट हो सकती है। ये मामला शुरू हुआ, अल्ताफ साहब ने रिएक्ट करना शुरू किया, रिएक्ट करते करते वो बहुत आगे चले गए। तो एक मामला तो वो हुआ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक मिसाल ऐसी बननी चाहिए और बन जाएगी इंशाल्लाह, कि जब लोगों को ये ना लगे कि अगर आप एक खास हद तक नहीं जाएंगे और बाकी सब कुछ करते रहेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन आपने वहां टच किया तो आप फंस जाएंगे। एक ये वजह बनी, लेकिन दूसरी वजह तो ज्यादा है मेरा ख्याल है, वो ये जुल्म जब हद से बढ़ जाता है फिर वो मिटता है। आमिर साहब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मुबश्शिर साहब, मैं खुद जाती तौर पर शाहिद हूँ। ये कराची की गलियां जुल्म और बर्बरियत की ऐसी ऐसी दास्तानों से भरी पड़ी हैं कि इंसान हैरान हो जाए कि यार ये कैसे हो सकता है यार, कोई आदमी, कोई पार्टी, यानी ऐसा कैसे होता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये कि मैं जाती तौर पर एक ऐसी माँ से मिला कराची के इलाके कुरंगी में, जिसके जवान बेटे को यूनिट के ऑफिस के जिस लड़के ने मारा, उसका नाम मालूम था उस माँ को। किस बात में मारा जनाब? घर में शादी थी, ऊंची आवाज में गाने चला रहा था, दफ्तर से दो लोग आए, उन्होंने कहा जी गाने बंद करो। वो लड़का भी जरा जवान एज होती है, उलझ पड़ा, आकर मार दिया। उससे ज्यादा जुल्म हुआ मुबश्शिर साहब के उस माँ ने मुझे बताया कि बेटा आज भी वो लड़का जिसने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को गोलियां मारी, वो स्कूटर की सायरन की आवाज, स्कूटर के हॉर्न की आवाज बजाता हुआ मेरे घर के नीचे से गुजरता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं अदालत में जाती, क्यों नहीं थाने में जाती? उन्होंने कहा बेटा पागल हो, एक बेटा गवाया है, क्या दूसरा भी गंवाना है? ये एक दास्तान है, ऐसी करोड़ों दास्तानों से कराची भरा पड़ा है। उसके बाद तो अल्लाह का भी तो फिर निजाम है ना। फिर लेकिन लाहौर में तो कभी जुल्म नहीं हुआ, लाहौर में तो कभी
खून रेजी नहीं हुई, वहां पे तो ऐसी दास्तानें नहीं है जो वसीम बदामी ने बताई। अदनान आदिल साहब, फिर पंजाब में पीपल्स पार्टी का यानी तख्ता क्यों हो गया बाकायदा कि आखिरी आज कील जो था शौकत बसरा वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चला गया। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को एक जैसी फेट क्यों हो रही है, हालांकि दोनों के तरीके डिफरेंट थे? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने पंजाब पे कंसंट्रेट ही नहीं किया, और बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो आसिफ जरदारी की हाथ में लीडरशिप आई तो उन्होंने तो वो काम किया जो जनरल ज़ियाउल हक भी ना कर सके। उनका इमेज इतना ख़राब है पंजाब में, और लोग उनको करप्शन का मुतरादिफ समझते हैं। लोग समझते हैं कि आसिफ जरदारी जो हैं वो मुजस्सम करप्शन। अब ये परसेप्शन सही है या गलत है, लेकिन यह हकीकत है कि पिछला जो पीपल्स पार्टी का दौर था, हमने लाहौर में 18 से 20 घंटे की भी लोड शेडिंग देखी है। दो यूपीएस भी जो हैं वो फेल हो जाते थे। तो जो लोगों ने इतना सफ़र किया हो एक पार्टी के दौर में, वो किस तरह उसके ऊपर मज़ीद एतमाद का इज़हार करते हैं। नवाज़ शरीफ के जीतने की बड़ी वजह ये थी कि वो उनका कंपैरिजन लोग आसिफ जरदारी से करते थे। वो कहते थे कि चलो नवाज़ शरीफ अगर खाता है तो लगाता भी है, आसिफ जरदारी तो सिर्फ खाते हैं और पीपल्स पार्टी वाले सिर्फ खाते हैं। तो ये जो परसेप्शन बन गया कि पीपल्स पार्टी वाले बिल्कुल नाअहल हैं, कोई काम नहीं कर सकते, कोई तरक्याती मंसूबे नहीं बना सकते और सिर्फ करप्शन करते हैं, इसकी वजह से मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। और उन्होंने कोई संजीदा कोशिश भी नहीं की पार्टी को उठाने के लिए। अगर आसिफ जरदारी थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाते और बिलावल भुट्टो को मौका देते तो पार्टी उठ सकती थी। एक वक्त आया था अभी 2-3 साल पहले जब बिलावल ज़्यादा एक्टिव हुए थे तो फिर पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर इकट्ठा होना शुरू हुए थे, उनमें उम्मीद पैदा हुई थी। लेकिन आसिफ जरदारी ने फिर बिलावल को पीछे खींच लिया और खुद आगे आ गए। राइट। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आज मेरी बड़े लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन एक बड़ी अहम मुलाकात मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी ख्वाजा साद रफीक से आज मुलाकात हुई। और ख्वाजा साद रफीक के मुतालिक मैं आपको एक बात मैं बिल्कुल अलग ओपनली बता रहा हूँ आज टेलीविजन पे कि वो बड़ी हाई स्पिरिट्स पे थे। वो उठ के उन्होंने मुझे गले मिले और चलते हुए उन्होंने, जब हमारी बात खत्म हो गई तो उन्होंने ये भी कहा कि असली अपना ताल्लुक तो नहीं ख़त्म कर सकते, माफ हो सकता है सब कुछ। लेकिन तो मुझे ये लगा कि नून लीग कभी भी बड़े फुल स्पिरिट्स में है, उनको नहीं लग रहा कि वो एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी वाली जैसी फेट उनके साथ होने वाली है जिसका कई पंडित जिक्र कर रहे हैं। आमिर साहब, उनको ये इजहार करना पड़ रहा है, स्पिरिट वगैरह उनकी। देखिए आप उनके दोस्त हैं। नहीं, मैं उनका दोस्त नहीं हूं। चले आपसे ताल्लुक है ना? ताल्लुक है, दोस्त से मुरादी की ताल्लुक है। लेकिन बसा औकात आपको अपनी स्पिरिट का इजहार करना पड़ता है। अंदर से वो बहुत टूट चुके हैं, मॉरली कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा मॉरली कमज़ोर है। अखलाकी तो मैं असेंबली में देखता हूँ ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, उनको देख रहा हूँ मैं, शोर शराबा, चीखना चिल्लाना, उनको पता है कि वो मॉरली तौर पे वीक हैं, कमज़ोर हैं और वो शिकस्त खाएंगे। तो ज़ाहिर वो अपनी स्पिरिट का एक मुजाहरा करते हैं, नज़र आने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम ताकतवर हैं, हम अभी भी जीत सकते हैं, हम अभी भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। खुद नवाज शरीफ साहब ने कहा है मुझे तो अब हंसना ही नहीं आता, मैं तो हंसना ही भूल गया हूँ। आप नवाज शरीफ साहब की ज़रा देख लीजिए, उनमें की स्पिरिट नज़र नहीं आ रही। जब लीडर भी नहीं होगी तो फिर कारकुन में कैसे हो सकती है? तो कारकुन ज़बरदस्ती इजहार कर रहे हैं, करने दें, क्या कर सकते हैं। आप ना हो सकता है वसीम बदामी इतना मार्जिन तो दें मियाँ साहब को कि मैं आपको बता सकता हूं कि उनकी पूरी जिंदगी जो कंट्रीब्यूशन थी ना उनकी लाइफ में, वो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की थी। तो बेगम साहिबा के बाद हो सकता है नवाज साहब जो हंसना भूल गए हों और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए। ये सियासी डिफीट तो नहीं मैं समझूंगा, ये तो पर्सनल हो सकती है वसीम। जी, मैं ये मार्जिन देता हूं मुबश्शिर लुकमान साहब। एक तो ये कि अगेन मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बुरा वक्त जरूर है सियासी तौर पर, लेकिन इसका अंजाम मैं आज भी नहीं समझता कि अल्ताफ हुसैन वाला होगा, एमकेएम लंदन वाला होगा। दूसरा, ये ठीक बात है बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, एक तो उनका चले जाना एक ट्रेजेडी थी, फिर जिन हालात में ऑफकोर्स देखिए नवाज शरीफ साहब की पैनमा केस में समातों पर सवालात के जवाब नहीं दिए, ये नहीं किया, उस पर मैं भी बहुत तनकीद करता हूं और करनी चाहिए। लेकिन ये तो बहरहाल आसान नहीं है ना कि उनको ये अंदाज़ा था कि अब मैं जेल जाने वाला हूं, उनको ये भी अंदाज़ा था कि ये इस दुनिया में अब नहीं रहने वाली हैं और वो वापस आए, जिस भी वजह से आए, ये आसान नहीं है। और उसके बाद फिर उनको ये भी पता था कि बाहर टीवी पर बैठे हुए ये तक दावे हो रहे हैं कि नहीं कोई बीमार नहीं हो, ऐसे ड्रामा ऐसे, और वो तो मैं अंदर गया था, वो तो चहल रही थी, वो तो बिल्कुल टहल पहल रही थी, बिल्कुल ऐसा मसला ही नहीं है। ये चीज़ें हर्ट करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हमारे दोस्तों ने भी इस मामले में बेरहमाना का लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ वो किया है। ये सारी चीज़ें लोगों को, इंसान को जो है वो जो बेरहम लोग हैं वसीम आपके दोस्त हैं, उसको झिंझोड़ती हैं। हाँ, तो देखिए ना, मैंने जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में कहा आमिर लियाकत साहब से बड़ा दोस्त मेरा कौन हो सकता है, लेकिन इनसे मेरा कई मामलात पे इख्तिलाफ है, इनका मुझसे होगा।
तो दोस्तों में एहतराम रहना चाहिए, लेकिन इख्तिलाफ रखने में तो कोई हर्ज नहीं है। अब मेरे साथ इख्तिलाफ की वजह बताएंगे आज नाजरीन को कि नहीं बताएंगे? ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी और मेरा ख्याल है कि अब हमने धरने पे वो रास्ता अबूर कर लिया और अब हम पिछले कई सालों से बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको और धरने पे जाना पड़ेगा, दोबारा धरने को रीलिव करना पड़ेगा। जी, 2014 आपको, काशिफ को, इकरार को, हमारे इख्तिलाफात का साल 2014 सब बात है। हाँ जनाब अदनान आदिल साहब, सही बात। क्या नून का मुस्तकबिल है कि नहीं है? मैं इसका बहुत इन्हिसार इस बात पर है कि इमरान खान कितना परफॉर्म करते हैं, कितना वो सर्विस डिलीवरी दे सकते हैं। अगर तो वो उन्होंने अपने जो वादे किए हैं उसका 25-30% भी या 40% भी वो पूरा कर सके, फिर तो इमरान खान और नून मुस्लिम लीग में खासा एक मुकाबला रहेगा। अगर इमरान खान नाकामयाब हो गए, और अभी तक उनके बारे में कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं है लोग, ख़ास तौर से पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में अभी भी सेंटीमेंट नवाज शरीफ की फेवर में, मेरा ख्याल में तो नून लीग का भी फेवर वो उसके फेवर में है। पब्लिक ओपिनियन ख़ास तौर से सेंट्रल पंजाब की जो बिज़नेस क्लास है, मर्केंटाइल है, मिडिल क्लास है, वो बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ को पसंद करती है। नवाज शरीफ ने एक नया कल्चर मुतारिफ़ कराया पाकिस्तान में, मैं उनका सख्त नाक़िद रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरह एक नया कल्चर मुतारिफ़ कराया कि एक मंसूबा शुरू करते थे, उसे मुकम्मल कर लेते थे। मोटरवे बनाई, लाहौर की सड़कें, अंडरपास, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, एनर्जी के प्रोजेक्ट, इन्होंने कभी ऐसा होता था कि प्रोजेक्ट शुरू होता था 10-10 साल में मुकम्मल होता था, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने साल, 2 साल, 3 साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल कराए। तो लोगों को ये बातें याद हैं, लोग ये देख रहे हैं। लोग समझते हैं कि हुक्मरान करप्शन करते हैं, थोड़ी बहुत सभी करते हैं, लेकिन अगर वो लेकिन काम यहाँ पे कर एक रहे हैं अहम तो सवाल है कि वसीम बदामी आपसे कि मियाँ साहब, मरियम साहिबा, कैप्टन सफदर हों, शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हों, सुलेमान शहबाज हों, सबके ऊपर मुकदमे हैं और अभी मॉडल टाउन की GIT नहीं बनने वाली है, तो ये बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। क्या आपको बचत नजर आ रही है नून की, यानी मुस्लिम लीग की नहीं, नून की? नहीं जी, मुझे मुस्तकबिल करीब में मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही। या बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राइट, लेकिन अब इसके ऊपर सबसे ज्यादा इन्हिसार हो जाएगा। बिल्कुल नेक एंड नेक फाइट हुई है। आप देखिए ना, 1000 वोटों का फर्क है, हालांकि PTI के उम्मीदवार बहुत दौलतमंद, हालांकि ये सीट बड़े मार्जिन से निकाली थी साद रफीक साहब ने। जी, तो आप ये देखिए वसीम कि साहब जो आपको कह रहे हैं, मुझे नहीं कह रही है अदनान आदिल। जी बिल्कुल निकाली थी, मगर उससे पहले इमरान खान मैं भी नहीं बता रहा हूं कि वही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज का नतीजा बड़ा हुआ है। मामूली वर्कर को नून लीग ने टिकट दे दिया और वो मामूली वर्कर जो है वो बहुत सख्त फाइट दे रहा है एक ऐसी कैंडिडेट को जो कि बहुत दौलतमंद है, बहुत ज्यादा दौलतमंद है और सिटिंग हुकूमत भी उसके साथ है। तो अमूमन ज़िमनी इलेक्शन में सिटिंग हुकूमत जो है बेनिफिट को जानते हैं वसीम साहब, जाती तौर पे जानते हैं? मुझे पूछ रहे हैं आप? नहीं मैं वसीम मुझसे सवाल नहीं, मेरी ये कुछ मुलाकातें हैं, इनसे मेरा एक बड़ा अच्छा एहतराम का ताल्लुक है। सलमान साहब से मेरी एक मुलाकात है, साद रफीक साहब से मेरी कुछ मुलाकातें हैं, क्योंकि साद रफीक वाज माय क्लास फेलो फर्स्ट ईयर में, तो मैं उनको तब से जानता हूँ। आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले एक किसी फौतगी पे मेरी मुलाकात हुई सलमान रफीक साहब से। वहां पे हजारों का मजमा था, कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसको वो बाय नेम नहीं जानते थे, बाय फर्स्ट नेम। मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो ये जो नून लीग के लीडर्स है ना, ये एंट्रेंट जरूर है अपनी लोकल पॉलिटिक्स में वसीम। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करना तो इन्हें आती है, ये बात तो शायद उनको बड़ा फायदा भी हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग रन नून लीग खत्म होने नहीं जा रही, जिस तरह MKM लंदन खत्म हो गई, लेकिन इन द शॉर्ट रन इसमें अच्छी खबर नहीं है इनके लिए। और 100 सवालों का एक जवाब मेरे ख्याल में वही है जो अदनान आदिल साहब ने कहा, अ लॉट विल डिपेंड ऑन हाउ दिस गवर्नमेंट परफॉर्म्स। इससे इस बात से बहुत सारी और बातों का जवाब निकलेगा कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं, आप कैसा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि नारे तो एक तरफ, कभी आपके मिनिस्टर कहते हैं जी पैमरा हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी वो कहते हैं स्टेट बैंक हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी कहते हैं जी FBR हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कभी सारे मिलकर कहते हैं 18th अमेंडमेंट से सूबे जो हैं वो खुद मुख्तार हो गए हैं। तो इतनी सी हुकूमत चलाने के लिए आपको इतनी बड़ी काबीना क्यों बनानी पड़ी? अच्छा, इसमें हमें 2-3 चीज़ें, मुझे अगर आप इजाज़त दें, बिस्मिल्लाह, उसको समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि इमरान खान के जहन को समझना होगा। इमरान खान
एक लेजेंड है, एक बहुत बड़ा क्रिकेटर रहा है। इमरान खान की हमेशा से एक तरीक़ाकार रहा है कि नए बॉलर्स को आज़माना, नए खिलाड़ियों को आज़माना, और उनको आज़माने के बाद फिर वो अपनी कैप्टनसी का एक भरपूर मुजाहरा करता है। तो अगर आप देखें, हमारे जो बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे जो पहली मरतबा मिनिस्टर बने पार्लिमानी सियासत का, उनमें से बहुत सौ को तजुर्बा नहीं है। तो इसीलिए वो एक 100 दिन की कारकर्दगी थी, उसके बाद देखना था। कुछ वजारतें भी उन्होंने कहा मैं शफल करूँगा, तब्दील होंगी, फिर नए खिलाड़ी, नया ओवर देगा, वो नए बॉलर्स देगा। ये जो शुरू के दिन होते हैं, शुरू के अयाम होते हैं, इनमें आप सिमत का तयन करते हैं, एक सिमत मुतयन करते हैं। इमरान खान ने सिमत मुतयन कर दी थी नए बॉलर्स के साथ, वो कर दिए। आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ तब्दीलियां नजर आएंगी। और जहां तक अभी जैसे जिक्र हो रहा था, एक बात हमको नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो कराची हो, चाहे वो पंजाब हो, और पंजाब को मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब को मैं ख़ास तौर पे इसलिए कहूँगा कि पंजाब में और हमारे सूबे सिंध और कराची में हुब्बुल वतनी का मामला इतना ख़तरनाक हद तक पहुँचा होता है कि हम अपने मुल्क के अलावा कुछ बर्दाश्त नहीं करते, कुछ सोचते नहीं हैं। तो अगर ये नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत से सवालात अभी बाकी हैं, कलभूषण यादव का सवाल बाकी है, मोदी का घर पे आना बाकी है, आपका मतलब कि इंडिया दोस्ती उनको लेके बैठ गई वो है और वो रहेगा और वो डूबेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आमिर लियाकत हमारे साथ, बदामी और अदनान आदिल भी आज मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक के बाद टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सबको अपने अपने घरों से मैसेज आ रहे हैं, आपने जो ये शोशा छोड़ दिया दूसरी शादी का, हाँ। ये पता नहीं कितने घरों में आग लगा दी आपने पकड़ के। भैया आप टैबू तोड़ा है, टैबू तोड़ दिया। टाबू का पता नहीं भाई, आप खुद तोड़े, आपको मुबारक हो, सब कुछ मुबारक हो। दूसरों के घर तो ना तोड़े आप जाके यार, बड़ी मार पड़ती है। अपना पहला घर भी बसाया हुआ है, दूसरा घर भी बसा हुआ है। भाई ये हौसला हुनर भी आपको ही आता है। आप तो दो आलमों को बिठा के भी बसा लेते थे, हमारा नहीं बा, हम नहीं कर सकते भाई ये हरकतें अपना। बट वेरी क्विकली आपसे उम्मीदें जो है ना वो जरा डामाडोल होना शुरू हो गई हैं। नहीं होंगी, ये आप दिसंबर गुजरने दें और जनवरी से आप देखिएगा उम्मीदें नहीं होंगी खत्म, नहीं होंगी। वसीम से पूछूं? पूछ ले। वसीम बदामी साहब, आपको पीटीआई ने 4 महीने में नाउम्मीद किया है कि पूरी उम्मीद रखा है? मैं ज़ाती तौर पर इलेक्शन के फ़ौरन बाद जिन लोगों से मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली कहता था कि आप देखिएगा, मुझे खुद भी पीटीआई जिस अंदाज से इलेक्शन हुए हैं ये वो से बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन अब जब ये आ ही गए ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं उन लोगों के सामने अब आर्ग्यू करते हुए थोड़ा सा घबराता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। वो क्यों? इसलिए कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप 3 महीनों में जो है वो एक उल्टी दुनिया को सीधा नहीं कर सकते। ये बात भी ठीक है कि आपने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए थे कि उन दावों पर अगर आपको परखा जाए तो फिर आपने बुरा परफॉर्म किया, इसलिए नहीं कि बहुत बुरा परफॉर्म किया, इसलिए कि दावे बहुत बड़े बड़े कर दिए थे। लेकिन ये बात भी मुझे लगती है, और अल्लाह करे कि बात गलत हो, कि मुझे इस गवर्नमेंट की खास तौर पर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी सिंसेरिटी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एक्शन जरूर देखें इन 100 दिनों में जिसकी वजह से मुझे लगता है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कितनी है या नहीं ये वक्त बताएगा। आई हैव माई डाउट्स, अल्लाह करे गलत साबित हो। अदनान आदिल साहब, मुझे ये बताइएगा कि 3 की पीपल्स पार्टी ने, 3 की नून लीग ने, 3 की फौज ने, लेकिन लोग पीटीआई के 3 महीनों से क्यों अपना नाला है? इसलिए कि इन्होंने एक्सपेक्टेशंस, लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बुलंद कर दी थी। इनकी जो रिटॉरिक थी इलेक्शन से पहले वो ऐसी थी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मीनारे पाकिस्तान पे इमरान खान ने कहा कि मैं 100 दिन में ये करूँगा, ये 100 दिन का एजेंडा है और मैं ये करके दिखाऊंगा। उससे पहले वो कहते थे कि अगर मुझे वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली मैं हुकूमत नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मखलूत हुकूमत में बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब उनको वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली, उन्होंने मखलूत हुकूमत बना ली। फिर जितने भी उनके मौक़िफ़ थे उन सब से वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते गए। तो इसलिए लोगों में, अब देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पहले इस तरह। अच्छा, बाय द वे, मैं उन लोगों में साथ जिन्होंने इमरान खान को ये बड़े ज़ोर से कहा था कि हुकूमत लेनी है, हुकूमत बनानी है, चाहे कोएलिशन गवर्नमेंट हो, वरना ही मौका नहीं मिलेगा दोबारा। हाँ नहीं ठीक है, बना ली, लेकिन कुछ ऐसे 2-4 मोटे काम तो करते वो ये जो 100 दिन गुजरे हैं उसमें,
जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा होता। मसला ये है कि वो कोई ऐसा अब तक काम कर नहीं सके जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो। अब मैं बताता हूँ आपको अदनान आदिल साहब, एक काम चले मैं बता देता हूँ आपको। आपका ताल्लुक क्योंकि मीडिया से, मैं मीडिया को आपको जब कह रहा हूं तो मैं मीडिया को कह रहा हूं, जितना काम पिछले 100 दिन के अंदर जाम कमाल की हुकूमत ने यानी बाप वालों ने बलूचिस्तान के अंदर किया है, मैंने बलूचिस्तान में इतना काम कभी भी नहीं देखा। लेकिन आफरीन है मीडिया के ऊपर कि उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे। अब कौन करे? अपने आप को ब्लेड मारे कोई सीएम जाके, या उसके मिनिस्टर्स रोज ऊपर से कलाबाजियां खाएं कि आप और हम नोटिस करें उसको, हम कोई गाने की वीडियो पकड़ेंगे, वायरल करेंगे, फिर हम बातें करेंगे। हम उनकी कारकर्दगी पे हमने कोई बात नहीं की अभी तक अदनान आदिल साहब। नहीं, उनका पीआर फेलियर है ना, उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, उन्हें अपने आप को मार्केट करना चाहिए। मार्केटिंग ये फेलियर नहीं है, हो सकता है उन्होंने पीआर पे कंसंट्रेट ना किया हो। इन्होंने 5 मैनेजर्स विफाक में रख लिए मीडिया के और इनसे मीडिया नहीं कंट्रोल हो रहा, तो पीआर फेलियर तो फवाद चौधरी और इन सारों का भी है। माजरत के साथ हमारी दोस्त हैं सारे, बिल्कुल है। और देखिए इनकी इंतहा पसंदाना पॉलिसी है। नवाज शरीफ से था कि वो 10 अरब के ऐड दे रहे हैं, ये 0 पे ले आए। आप एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करते, थोड़ा सा उसको आधा कर देते एडवर्टीजमेंट को, लेकिन अपने पॉजिटिव कामों को प्रोजेक्ट हम ये कहते हैं कि चोरी करते हैं लेकिन थोड़ी करते हैं। मैं नहीं एग्री करता। वसीम बदामी कह रहा थोड़ी ज्यादा, जाम कमाल के ऊपर आप बलूचिस्तान के लिए बजट देते, क्यों उसको निगलेक्ट कर रहा है मीडिया? मीडिया ने हमेशा बलूचिस्तान को निगलेक्ट किया, ये हमारी बदकिस्मती है। बलूचिस्तान हर हवाले से खबरों में नहीं आता। इट हैज नथिंग टू डू विद पीटीआई। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के तासुब में बंदा ऐसा कोई भी मीडिया ऐसा कर रहा है। यानी एक फैक्ट है कि कराची में अगर ब्लास्ट हो जिसके नतीजे में 2 अफराद शहीद हो जाएं और कोयटा में उसी दिन ब्लास्ट हो, अल्लाह ना करे, और इसके नतीजे में 8 अफराद शहीद हो जाएं, पहली हेडलाइन फिर भी कराची की लगेगी। मैं टॉक शो में कराची डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ न्यूज़ डिपार्टमेंट को क्यों ब्लेम करूं, करंट अफेयर्स को क्यों ना करूं। तो ये तो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा है। ये अपनी गलती मानने के बाद, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, आप ये कह रहे हैं तो आप यकीनन मालूमात की बुनियाद पर कह रहे होंगे कि उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अपनी गलती मानने के बाद अब मैं अगली बात ये कर रहा हूं कि सर गवर्नमेंट ने भी अगर वाकई परफॉर्म किया है तो आप गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं आता। गवर्नमेंट के पास वसाइल होते हैं, गवर्नमेंट मीडिया से इंटरैक्ट कर सकती है, पर्सनली भी पब्लिकली भी। तो ये बहरहाल उस हुकूमत का भी फेलियर है। कितनी बारी आपके जो नहीं एक मिनट वसीम ठहर जाए, ये बातें ना करें। मैं भी मीडिया का आदमी हूं, मुझे काम आता है ये, मैं कुछ सलाब में बहता हुआ नहीं आ गया। कितने आप लोग अपने कोयटा ब्यूरोस के जो हैं वो फीड्स पड़ी होती हैं और आपका न्यूज रूम उठाता है, गिर नहीं जाएंगे सारे न्यूज वाले? यार क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, मैं सर वो कोयटा से रेटिंग नहीं आती ना मैंने हमारी। इसीलिए आगाज इससे किया कि पहले मैंने मीडिया की गलती मानी, उसके बाद मैं आगे जाकर ये कह रहा हूं कि आपने देखा रेटिंग नहीं आती तो कोयटा में माजरत के साथ वसीम बदामी साहब जो बात आप नहीं कहेंगे मैं वो कहने वाला हूं के कारनामे बताए जाए, कौन सा मीडिया उसको नहीं दिखाएगा? वसीम बदामी तो थोड़ा उनको भी तो मैनेजमेंट का तरीका आना चाहिए। 80 लाशें लेकर हजारा की कम्युनिटी जो है 80 लाशें लेके, एक ही घर के 3 बच्चे जो हैं उनकी माएँ लाशें लेकर वहां बैठी रही। 5 दिन मीडिया ने कवर नहीं किया और अब बलूचिस्तान परफॉर्म कर रहा है, मीडिया उसको इग्नोर कर रहा है। तो मुझे बताइए ये जायज़ है नाजायज़ है? नाजायज़ है। और ये जो अभी मैं इख्तलाफ करूंगा वसीम बदामी भाई से कि तासुब का मुजाहरा पीटीआई के साथ नहीं किया जाता, किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। और ये जो इश्तिहारात की बात है, मैंने मुझसे ज़्यादा मतलब मेरे प्रोग्राम से ज़्यादा इश्तिहार कहाँ रमज़ान में आए होंगे, सारे प्राइवेट सेक्टर के वो इश्तिहारात होते हैं। आप कौन से मतलब आप सरकार से कैसे इश्तिहारात चाहते हैं? सरकार के इश्तिहारात पर हाँ और क्यों चाहते हो? सरकार के इश्तिहारात पर आप तनख्वाहें देना चाहते हैं? वो सरकार के इश्तिहारात तो मालिकान के लिए फायदेमंद होते हैं और कभी भी मुलाजमत पेशा सहाफ़ी के लिए तो नहीं रहे। जिनको आप दे दिए इतने अरब रुपया तो उन्होंने क्या वापस रख लिया निकाले हुए लोगों? जी ये अच्छा। फिर उसके बाद की परफॉर्मेंस नहीं है भाई। परफॉर्मेंस आप क्या कैसी परफॉर्मेंस चाहते हैं? पहली बात होती है कि आप बुनियाद रखते हैं। क्या आप चोर नहीं पकड़े जा रहे? क्या हाथ नहीं डाला जा रहा है? क्या लिस्टें नहीं आ रही? क्या जरदारी साहब घबराए नहीं फिर रहे? क्या उनको नहीं पता कि कुछ होने वाला है? क्या ये बिलावल को नहीं जवाब देना पड़ा अदालत में? क्या अकाउंट्स के बारे में मेरे बाप से पूछे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता ये अकाउंट्स किसके हैं। ये तो बड़ा सही है भाई। इकोनॉमी का बड़ा बुरा हाल है। इकोनॉमी का देखिए, स्टॉक मार्केट क्रैश, रुपया क्रैश, बिजनेस स्लो डाउन, पूरा यानी जो माशी माहौल है वो बहुत खराब है।
बिजनेस स्लो नवाज शरीफ साहब के दौर में 80 मरतबा क्रैश हुई थी मार्केट। अभी तो भाई 3 महीने हुए, 3 महीने तो अभी गुजरने दे, अभी सब बेहतर होगा भैया, सारा कुछ बेहतर होगा। ताजिर बरादरी से कराची में मुलाकात करके इमरान खान गए, सब कुछ बेहतर होने वाला है। मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ। अभी तक तो लग नहीं रहा है। अदनान आदिल साहब जो है ना, अदनान भाई हो जाएगा, अदनान भी सब हो जाएगा। आप अदनान भी और आदिल भी हैं तो आदिल करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। राइट। वसीम बदामी, आपको लग रहा है कि आगे चैलेंजेस ओवरकम हो जाएंगे? कल मुझे असद उमर साहब ने यह कहा कि ये गारंटी कर रहा हूं कि अगले साल खजाने में आज से ज्यादा पैसे होंगे हमारे पास। ये तो वो कल गारंटी करके गई हैं। तो उसके अलावा इकोनॉमी का व्हील आपको मूव होता हुआ नजर आता है? मुस्तकबिल करीब में तो नहीं आता नजर। और ये मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात की और खुद असद उमर साहब के बयानात को भी जो बैन सुतूर पड़ा है, उससे मुझे लगता है वो भी ये जहन बना रहे हैं कि कम से कम नियर फ्यूचर में तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अल्लाह करे कि अपने जाते जाते यानी गवर्नमेंट अपना टेन्योर उसको पूरा करना चाहिए, और तब तक ये कम से कम ये कहने की पोजीशन में जरूर हो कि, बल्कि ये कहने की पोजीशन में ना हो, हम ये महसूस करने की पोजीशन में हो कि देखें इतनी वाज़ेह बेहतरी है सूरत हाल में। एज आई सेड, आई हैव माई डाउट्स। एक ब्रेक लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल छोड़ के लोगों की जेबों में भी होना चाहिए। लोगों की जेबों में महसूस होना चाहिए। आपके लिए और आमिर लियाकत हुसैन और वसीम बदामी के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं और फिर ब्रेक से आके लेंगे। ये पंजाब के 3 वज़रा बता चुके हैं अभी तक, और मुस्तनद बात वो कर रहे हैं कि एजुकेशन का, हेल्थ केयर का ये बजट जो है ये मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पे लगा चुके हैं। उनका अगले साल तक का लगा हुआ है, एक पाई भी नहीं है हमारे पास स्कूल की हालत सही करने के लिए, उनके करिकुलम को सही करने के लिए या अस्पतालों को सही करने के लिए। तो क्या इस जमहूरियत का एहतसाब होना चाहिए कि आपने अपने 5 साल का खर्च नहीं किया, सिर्फ आप अगले सालों का भी खर्च कर गए, अवाम के ऊपर इतना ज्यादा बोझ डाल गए? अगर ये चोरी और डाका नहीं है तो और क्या है? एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। आमिर लियाकत, वसीम बदामी, अदनान आदिल मेरे साथ ही हैं। अदनान आदिल साहब, आपको और वसीम बदामी को एक सवाल मैंने पूछा था और आमिर साहब को भी, लेकिन वसीम साहब आपसे शुरू होते हैं, बताइएगा जरा। अच्छा सर, एक तो मैं वही ब्रेक में आपसे ही पूछना चाह रहा था, मुझे नहीं मालूम कि टेक्निकली स्पीकिंग ये किस तरह मुमकिन है कि यानी बजटरी एलोकेशन तो फिस्कल ईयर के आगाज पर होती है ना, और ये आगाज होते ही फिर नई हुकूमत आ गई थी, तो ये कैसे होता है कि उन्होंने मेट्रो पे जो बजट लगाया था वो इस साल का वो लगा के सारे का सारा लगा दिया आपने जाने से पहले? आई डोंट नो टेक्निकली किस तरह पॉसिबल है, मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हुआ ना जी। हैविंग सेड दैट ये तो झूठा इन्होंने ओपनिंग की है जी सर, झूठी ओपनिंग की है। ये ऑरेंज ट्रेन जिस तरह की अगर उसको फुल स्पीड में भी चला देना तो किसी घर में उतरी होगी वो। कमाल करते हैं, यही तो बात है। मैं कह रहा हूं चोरी और सीनाजोरी देखें। इस साल के, इस माली साल के जो पैसे हैं तालीम के वो भी मेट्रो पे लगा दिए, तो माली साल तो अभी शुरू हुआ है, उसके बाद पीटीआई आ गई है। अगर 100 रुपए का बजट है और उसमें से मेट्रो का 20 रुपए का था, तो उन्होंने तालीम पे कैसे लगा दिया? आपको याद होना चाहिए एक बजट ये पहले मंजूर कर गए थे, जाते जाते बजट मंजूर कर गए थे। एक अपना बिल्कुल याद करें कि कौन सा मंजूर किया था से बात तो आप यानी इतने कम दिनों में इन्होंने इतने अरब रुपए का बजट लगा दिया। आई डोंट नो कैसे मुमकिन है, मेरे इल्म में है काम कम दिनों में ही करते हैं, जो भी करते हैं कम दिनों में कर जाते हैं। अच्छा जी, आपको अपने लीडर पर तो एतबार है पूरी इतने कम 100%, जो भी वो कहते हैं आप करते हैं। मुर्गियां पाली हैं? जी जी, मुर्गियां मैं फॉर्म बनाऊंगा, बनाऊंगा नहीं, अभी है कोई 4-5। अभी तो आज तो अदालत से फारिग हुआ, मतलब ये कि मुझे आज एक रिलीफ मिला। अब आपको मुबारक हो, अदालत ने भी आपको रिलीफ दे दिया। मैं मौज़िज़ अदलिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो आज उन्होंने मुझे हुक्म दिया है मैं उसकी पासदारी भी करूंगा और उन्हें कभी मायूस नहीं करूंगा। उनके रिटायरमेंट के बाद हुक्म के साथ ही मुबशिर साहब, ये ना हो कि आप रिटायरमेंट के बाद तो उनके साथ बैंक और दूसरे फंड्स वगैरह में लगूंगा। मैंने आज वादा कर लिया, मैं उनको अब अकेला नहीं छोड़ूंगा, उनके साथ रहूंगा। यानी टोटल आपने उनकी तबाही का नहीं, काम नहीं, अकेला छोड़ दे भाई उनको, डैम फंड्स का मेहरबानी उनके और भी बहुत सारे। मैं देखिए ना, अकेला एक आदमी। अच्छा, एक मुझे बात बताएं कि एक आदमी जिसकी एंजियोप्लास्टी हुई है, उसने कल थर जाके पानी पिया है, जो वहां के लोग नहीं पीते। तो मुराद अली शाह ने नहीं पिया। किसने? मुराद अली शाह ने। मुराद अली शाह ने नहीं पिया। वो अक्लमंद आदमी है। नहीं, अक्लमंद की बात नहीं है, उन्होंने बताया है कि अवाम के दरमियान कैसे रहना चाहिए, और मुराद अली शाह को एक सरप्राइज दिया था चीफ जस्टिस ने कि आप पिए, पानी पी कर दिखाएं। तो आपने मुर्गियां नहीं पाली अभी तक? पालूंगा, पालेंगे, बिल्कुल पालूंगा।
अदनान आदिल साहब, बात यह है वैसे कि पालता था मैं मुर्गी पहले, अब मैं जरा बड़े पैमाने पे पालूंगा। यानी दड़बा था आपके पास पहले अपना। डरबा था, आपको अब देसी फार्म अंडों हाउस की हो गया। जरूरत अब रहेगी फार्म हाउस। वैसे। और बिल गेट्स का मशवरा है ये, हाँ बिल गेट्स का मशवरा तो है। इमरान का नहीं है। बिल गेट्स के मशवरे को इमरान खान ने दुनिया को बताया है, जो दुनिया मजाक उड़ा रही थी। बिल गेट्स की बात पे तो मजाक नहीं उड़ाएगा ना कोई, इसी में। हाँ वसीम, मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान में हमें असराफ का बड़ा शौक है, और मेरी, आपकी, आमिर की, हम सब की जो है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, और अब हमें अपने हर हाल में कुर्बानी करनी पड़ेगी, चाहे वो परफ्यूम्स हैं, चाहे वो सेंट्स हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो गाड़ियाँ हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल है। हमें अब कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारी इकॉनमी हमें सपोर्ट नहीं कर सक रही। देखिए, इसका इकोनॉमिक जाविये से तो इसका ये जवाब होना चाहिए, यानी मुझे नहीं पता, चूंकि अगर ज़्यादा स्पेंडिंग हो तो मईशत में ज़्यादा पैसा आता है और वो एक साइकिल चलता है। हाँ, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पैरिटी दूर करनी चाहिए, टैक्स रेट के बजाय टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए, ताकि मैं और आप, हम जैसे लोग ज़्यादा टैक्स नेट में आए। और हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि जहाँ जहाँ हमारी जो लायबिलिटी है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और मॉरली, एथिकली, उसको पूरा करें। इस एतबार से मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाएं, ये हमें करना चाहिए। बिल्कुल। अदनान आदिल साहब, मुझे एक बात जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद बताई, और मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, जो आमने सामने बैठ के 1 on 1 मुझे इमरान खान ने बताई। उन्होंने कहा कि 72,000 अफराद हैं सिर्फ पाकिस्तान में जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा के ऊपर टैक्स देते हैं। तो यार, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा अदनान आदिल? देखिए, लाहौर के आप रेस्टोरेंटों में जाएं तो जगह नहीं मिलती, वहाँ वेटिंग एरिया में लोग होते हैं, सड़कों पे गाड़ियों की इतनी भरमार है कि ट्रैफिक जैम होता है, आपको जगह जगह ब्रांडेड क्लोथ्स की दुकानें खुल गई हैं, शॉपिंग मॉल भरे हुए हैं। तो इस आप देखिए कि इतनी जो प्रॉस्पेरिटी है, एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास वजूद में आ चुकी है, लेकिन वो टैक्स नहीं दे रही। हम 300-400 अरब रुपए की बकरीद पे कुर्बानी कर देते हैं, तो जाहिर है कि मुल्क में 40-50 लाख लोग तो ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो टैक्स दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे एक एटीट्यूड है कि हम रियासत से वफादारी जो है उसको अपने ज़िंदगी में अहम नहीं समझते, मतलब हम समझते हैं कि मज़हब से वफादारी में रियासत की वफादारी शामिल नहीं है। हालांकि मेरा ख्याल है ये शामिल होनी चाहिए। एक मुसलमानों की रियासत अगर मजबूत नहीं होगी तो मुसलमान कैसे महफूज रह सकेंगे, वो कैसे तरक्की कर सकेंगे? ये बहुत बड़ा संगीन मसला है मुसलमान माशरों का, और ख़ास तौर से पाकिस्तान में, कि लोग रियासत से वफादारी को अहमियत नहीं देते। और टैक्स बेस इसीलिए छोटा है। लोग आप देखिए उम्रे पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, 10-10 दफ़ा उम्रे कर रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन्स करके जुम्मा पढ़ने भी चले जाते हैं खाना काबा में, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ वो रियासत को भी टैक्स दें, उससे स्कूल बने। आप देखिए पंजाब में अभी आप बात कर रहे थे, 40,000 असामियाँ खाली हैं टीचर्स की, और शहबाज शरीफ ने इतने फंड्स एलोकेट कर दिए और गलत बताया कि मैं जो ये ऑरेंज ट्रेन है ये 170 अरब में बन जाएगी, उसके और खर्चे छुपा लिए जो ज़मीन एक्वायर करने के थे और जो साइड में सड़कें टूटी थी उनको बनाने की। ये 300 अरब से ज़्यादा का मंसूबा है। तो आप किसी हद तक ये बात ठीक है कि पंजाब हुकूमत जो है इस अगर मंसूबे को अदालत कह रही है कि आप जून तक मुकम्मल करें आने वाले, वो नहीं करती तब फंसती है। अगर उसे मुकम्मल करती है तो सेहत और तालीम का बजट जो है मुतासिर होता है। तो इसका एहतसाब होना चाहिए। कोई आइन में मेरा ख्याल है सेहत और तालीम का बजट खत्म हो गया है। एक हक अदनान साहब जी, तालीम का बजट जो ये बताते थे असम्बली में, जो ये पास करते थे, उससे आधा भी नहीं लगाते थे। सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये हुआ, मेरे पास सारे फिगर्स हैं, ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट उसके कमीशन के P&D डिपार्टमेंट जो पंजाब का है, कि हर साल जितना बजट ये असम्बली से पास कराते थे एजुकेशन और हेल्थ का डेवलपमेंट बजट, उसका 50% 40% खर्च करते थे। तो ये कौम से एक तरह से झूठ बोल रहे थे और लोगों को लैपटॉप शैपटॉप दिखा। लेकिन एक बात मेरे पर उधार है भाई, तो मैंने बतानी है। ओ कट ऑफ सॉरी, ये मैंने बतानी है। मैंने पता नहीं मैंने क्यों नहीं बताई पहले, मेरे माइंड से निकल गई बिल्कुल। मैंने पाकिस्तानियों को बतानी है एक बात। अगर मैं टेक्निकली ये कहूं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और उनके बाद जो 2 सीनियर मोस्ट लोग हैं, एक शाह महमूद कुरैशी हैं और एक असद उमर है। क्या ये सही है अगर मैं कहूं टेक्निकली? हाँ जी, कि एक लिहाज से ये दोनों सीनियर मोस्ट हैं। कल असद उमर साहब समा के स्टूडियो आए थे और असद उमर साहब साथ प्रोटोकॉल होना तो दरकिनार,
वो एक पुरानी गाड़ी खुद चलाकर पता पूछकर वो आए और यहाँ गाड़ी पार्क करके वो ऊपर आए, तो ये वजीर खजाना थे पाकिस्तान के, ये मेरे ऊपर उधार था। वो ऐसे ही आदमी है, वो कराची में भी इसी तरह घूमते हैं, ऐसे ही नहीं, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है घूमते हुए, लेकिन ये कि ये एज बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे भाई उनको समझाएं को उठा के ले गया तो पहले ही हमारे पास कुछ नहीं है, लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं तो पैसे लेके नहीं घूमते, उठा के लेके अपना उसके बाद तो देने पड़ेंगे ना भाई। हाँ। वो उनके पैसों पे किसकी नजर है? हम तो कहते हैं कि जी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी करें, लेकिन असद उमर साहब हो गए, शाह महमूद साहब भी हैं इसी तरह से, खुद खान साहब सब चूंकि निकलते हैं, वरना खान साहब का क्या था, खान साहब भी ऐसी गाड़ी में निकल जाते थे। तो ये है कुछ लोगों का, इनको नहीं समझ में आती कि भाई थोड़ी सिक्योरिटी का अपना ख्याल रखें। वसीम बदामी, अगर खुदा ना खास्ता ये इनको कोई समझाएगा नहीं कि सिक्योरिटी रखनी चाहिए इनको अपनी, और यदि आज के ज़माने में कुछ हो जाए तो नुकसान, दोनों की लाइंस ड्रॉप हो गई, दोबारा डायल करते हैं अपना आपके साथ। अब आप समझाएं उनको जाके प्लीज रहा समझाओ असद उमर साहब को। मैं आपकी बात बताऊंगा, मेरे ऊपर उधार था कि मैंने आज बताना था लोगों को कि वो कल खुद आए गाड़ी चलाते हुए, और पुरानी गाड़ी थी, और ये नहीं, मैं नहीं सोच सकता था कि यार वो उसके आए, उनकी मेहरबानी। देखिए ना, ये भी एक तबदीली है ना, ये भी एक तब्दीली है, इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये चीज़ें बेहतर होंगी और अच्छी, जैसे आप हैं तनकीद भी करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं, ये चाहिए कि भाई वो तनकीद हो जो रहनुमाई कर रही हो। एक होती है तनकीद बराए तनकीद, किए जा रहे हैं जी, नहीं थोड़ी रहनुमाई करें, कहीं गलत है तो बताएं गलत है, आपका हक बनता है बताना। राइट। अब वेरी क्विकली क्लोजिंग रिमार्क, आज जब आपने अदालत के आगे अपोलोजाइज किया, उसके बाद आपने दिल में कोई तहिया किया कि अब मैं ये करूँगा? हाँ, मैंने बिल्कुल, मैं और आपका मेरा रिश्ता ऐसा है दोस्ती और भाइयों का कि मैं आपसे ज़ाहिर ही बात मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। मैं जब अपॉलॉजी कर रहा था तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि लग नहीं रहा था कि मैं अपॉलॉजी अभी तक मैंने क्यों नहीं की, तो मैं अपने दिल से बोला, आज मैंने अपने दिल से बात की सारी। मैंने उनसे कहा कि वो तमाम माजी की जो ख़ताएँ हैं उनको भी मैं आज आपसे गुजारिश करूँगा, और उन लोगों से भी आज समा की तवज्जुह से भी, कि वो दरगुजर करें और एक नई सुबह का आगाज़ करें। जो हो गया, जो मुझसे ज़ाहिर ख़ताएँ हुई हैं, गलती हर इंसान से होती है, और उसे एक्सेप्ट करने में इंसान छोटा नहीं हो जाता, तो मैंने वो भी कहा। दूसरा, मैंने उनसे ये गुजारिश भी मैंने उनसे की, और वो जिस पर उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे मुकर्रिर हैं, मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी माफ़ी का हक़ भी आज आपको देता हूँ कि अगर मुझसे अब आइंदा गलती हो तो वो माफ़ी का इख्तियार भी आपके पास मौजूद है। वैसे आप जब नई सुबह कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा अगर कभी आप नई शाम का भी जिक्र कर दिया करें। शामें भी नहीं होनी चाहिए। हमने तो तय किया हुआ ना, एक मौजू में गुफ्तगू करेंगे, किसी शाम में शाम पे ही करेंगे। बटाम लियाकत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम बदामी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड स्पेशली फ्रॉम ARY, एंड अदनान आदिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लास्ट मिनट पे आपको हमने रिक्वेस्ट की थी, आप आ गए वहां पे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।